जय हिंद। 25 दिन के 25 मैराथन में आज 12वां दिन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में 1300 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1300 से आगे कवर करेंगे। बता दें कि ये बुक जो है ये यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप भी रेलवे का कोई भी फॉर्म डाले हैं तो इसको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1301 नंबर है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो ये होते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। आगे हैं, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन से हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन में बढ़ावा देता है, तो ये एरिथ्रोफाइटिन बढ़ावा देता है। अस्थि मज्जा में मौजूद एरिथ्रोफाइटिन हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, खाली जगह में हार्मोन सामान्य अनुपस्थित होते हैं। खाली जगह में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो किस में अनुपस्थित होते हैं, तो ये जीवाणुओं में हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं। आगे यकृत द्वारा स्रावित पित्त खाली जगह में मदद करता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त खाली जगह में मदद करता है। किस में मदद करता है, ये पाचन। यकृत से निकलने वाले पित्त रस पाचन के लिए मदद करता है। अब है प्रजनन तंत्र। निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा है जो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो यह है आपका मूत्र मार्ग। गर्भ से योनि, अंडाशय और डिंबवाही नालिका महिलाओं के प्रजनन तंत्र का अंग है, जबकि मूत्र मार्ग महिला प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जनसंख्या को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकृतता सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडोम का उपयोग करना। कंडोम का उपयोग रोध यानी बैरियर अवधियों का अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु के भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। उदाहरण कंडोम निरोध का उपयोग करना। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। साथियों, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट इस वीडियो बनाने के लिए। आगे हैं, जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिका में कौन सी विशिष्टता पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी विशिष्टता पाई जाती है, तो कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नर जनन कोशिका छोटी और गतिशील, मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं की विशिष्टता निम्नलिखित हैं। मादा जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त और बड़ी तथा नर जनन कोशिका बड़ी और गतिशील होते हैं। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुष में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है, तो ये शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किए जाने की विधि एक प्रकार की शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुष से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि कॉन्डोम का इस्तेमाल और कॉपर टी प्रविष्टि का उपयोग असुरक्षित यौन संबंध से बचाव के लिए किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, खाली जगह अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात
गर्भ बन जाता है। तो किसके? तो भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात, भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण के पोषण का कार्य प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। अंडाणु मादा गैमेटिक्स यानी सेक्स सेल जिसको कहा जाता है को कहते हैं, ये ओवरी के द्वारा उत्पादित होते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने से निषेचन की क्रिया उत्पादित होती है। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है, माँ से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति खाली जगह के माध्यम से होती है। तो किसके माध्यम से होती है? तो ये प्लेसेंटा से गर्भ शिशु को उसके शारीरिक अंगों की समुचित विकास हेतु संपूर्ण पोषण माँ से प्राप्त होता है। पोषक तत्वों की यह आपूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होते हैं। यह गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में विकसित होता है तथा प्रसव के साथ ही नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है? इनमें से कौन सा हानि है? तो यह हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। यह हार्मोनल जो है यह असंतुलन को पैदा कर सकती है। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन में हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकती है। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव रक्तस्राव है। महिलाओं के सिरदर्द, मतली, पेट में ऐंठन, कामेच्छा में कमी, स्तन कोमलता तथा योनि स्राव हो सकता है। तो उसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? ये गर्भ अवस्था से बचने के लिए तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तथा संसाधनों पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर सरकार द्वारा परिवार नियोजन के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। इसी दिशा में गर्भावस्था से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय बनाए जा रहे हैं। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये मोटापा। यौन विकास के विभिन्न चरणों में पुरुष एवं महिलाओं में विभिन्न शारीरिक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। जैसे महिलाओं में मासिक धर्म का आना, पुरुषों में कंठ में परिवर्तन से आवाज़ में भारीपन एवं मोटी आवाज़ होना, चेहरे पर मुहासे निकलना आदि। परंतु मोटापा असंतुलित खान पान तथा शारीरिक श्रम का न होने का परिणाम है, न कि यौन विकास का। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो ये क्यों स्थित होते हैं? तो ये स्थित इसलिए होते हैं, यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए होता है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में स्थित होते हैं, क्योंकि यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका राइट हो जाएगा। आगे गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है? तो कौन सा होता है? तो ये गोलियों के सेवन। गर्भ निरोधन में गोलियों के सेवन से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है। आगे किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार को आवश्यकता होती है? किस प्रकार की आवश्यकता होते हैं? तो ये पोषण की दृष्टि से संतुलित। किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार हैं जिससे सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण। अजन्मे बच्चे के लिंग निर्धारण हो जाएगा। अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण की जांच करवाना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं है। यदि आप भ्रूण के लिंग का पता चलने के बाद गर्भपात करवाती है तो आपको गर्भावस्था के चरण के आधार पर 3 या 7 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर।
आगे है मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ होता है? ये निषेचन कहाँ होता है? ये डिंबवाहिनी नालिका में ये होते हैं। मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन निषेचन कहलाता है। यह प्रक्रिया डिंबवाहिनी नालिका में संपन्न होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रमण रोगों के प्रसार का कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो कौन सा? तो ये कॉन्डम है। कॉन्डम गर्भ निरोधक का एक रूप है जो शुक्राणु के अंडे तक पहुंचने से रोककर गर्भावस्था को रोकता है। यह HIV सहित यौन संक्रमित संक्रमण को एक दूसरे से फैलने से रोकता है। कॉन्डम बहुत पतले लेटेक्स रबर या बहुत पतले प्लास्टिक पॉलीआस्प्रीन या पॉलीयूरेथेन से बना होता है। पॉलीयूरेथेन से बना होता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों की सही कार्य बताने वाले विकल्प को चयन करें। यानी कि इसका नाम क्या है और यहाँ पर ए का जगह पर इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, ए जो दिखा रहा है वो भ्रूण प्रत्यारोपण और विकास का दर्शा रहा है और बी जो दर्शा रहा है वो अंडाणु का निषेचन को दर्शा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। मानव मादा प्रजनन प्रणाली चित्र में नामांकित भागों के सही कार्य बताने वाला इस प्रकार है: भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास और अंडाणु का निषेचन। आगे लड़कियों के मासिक धर्म या रोज धर्म के दौरान संक्रमण और बीमारी होने से बचने के लिए स्वस्थ और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा आपका, लड़कियों के पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और फैक्ट या डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नसबंदी विधि का एक अस्थायी विधि है? इनमें से कौन सा है? इनमें ही सर्जरी द्वारा नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है। शेष सभी विधियां जैसे कॉन्डम का उपयोग, कॉपर टी तथा गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग एक स्थायी विधियां हैं जो गर्भ निर्धारण रोकने में सहयोग देती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। महिलाओं में यौन आरंभ के दौरान महिला मासिक धर्म खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में? ये रोजादर्शन के रूप में जाना जाता है, रोजादर्शन के। महिलाओं में यौवन अवस्था के दौरान महिला मासिक धर्म रोजादर्शन के रूप में जाना जाता है। जब कोई महिला 40 से 50 की उम्र तक पहुंचती है तो प्रजनन हार्मोन का प्राकृतिक गिरावट आती है। आखिरी माहवारी के 12 महीने बाद से रोजाना वृद्धि के संकेत मिलता है। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे खाली जगह पाद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। तो कौन करता है? तो ये रोजाना वृद्धि करता है। आगे गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो कौन सा विधि? केवल रोध विधियां। गर्भ निरोधन की केवल रोध विधियां HIV के संक्रमण को रोक सकती है। HIV संक्रमण तब फैलता है जब किसी रोगी को रक्त संपर्क में किसी अन्य व्यक्ति के रक्त संपर्क होता है, जैसे इंजेक्शन, शारीरिक संबंध इत्यादि। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो किस प्रकार करता है? यह डिंबवाही नालिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। यह डिंबवाही नालिकाओं के मार्ग को क्या करता है? ये बंद कर देता है। अशुद्धि रहित UD यानी लिप्स लूप का अंत गर्भाशय युक्त है। यह डिंबवाहिनी नालिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। यह युक्तियां डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। यह युक्ति एक लंबे समय तक कम करने वाले प्रतिवर्ती जन्म नियंत्रण का एक रूप है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचन अंडाणु को
ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति को मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे खाली जगह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो ये मासिक धर्म या रोजाना धर्म कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसडीटी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो कौन सा है? तो ये कॉन्डोम है। कॉन्डोम गर्भ निरोधक विधि द्वारा अवांछित गर्भधारण तथा एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यौन संचारित संक्रमण दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। कॉपर टी एक टी आकार का एक प्लास्टिक फ्रेम है जिसे गर्भाशय में फिट किया जाता है। इसके चारों ओर लपटा गया तांबे का तार एक जलन पैदा करता है जो शुक्राणु तथा अंडाणु को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे गर्भावस्था को रोका जा सकता है। आगे, निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसडीटीएस की रोकथाम करने के लिए किया जाता है? तो किसका? तो ये कॉन्डम का। यौन संक्रमण का दौरान कॉन्डोम का उपयोग करके कुछ हद तक एसटीडी यानी यौन संचारित रोगों को रोकथाम किया जा सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा 30 नंबर, बी नंबर। आगे हैं, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के पेगासाइटोसिस को बढ़ाती हैं, वह कौन सी हैं? तो वो कौन से हैं? तो यह कॉपर टी का उपयोग है। कॉपर टी का गर्भ निरोधक तकनीक है जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणु को फेगासाइटोसिस को बढ़ाती है। अन्य जैसे कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां, सर्जरी, ये सभी गर्भ निरोधक तकनीक हैं जो गर्भ निर्धारण को रोकती है। आगे नीचे दिए गए तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियां और इनके कार्य के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प उनके सम्मेलन को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ये कॉपर टी अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, ये दर्शाएगा। मुखी गोलियां जो हैं ये रोमन रुक जाएगा, इससे संबंधित हैं। और कॉन्डम ये शुक्राणु गर्भाशय ग्रीव तक नहीं पहुंचने देता है। और नालिका उच्छेद जो है निषेचन रोक दिया जाता है। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं है जो यौवन आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो कौन सा परिवर्तन नहीं है? तो ये नाखून में वृद्धि। बालक बालिकाओं में यौवन आरंभ की शुरुआत होने के लक्षण हैं लंबाई में अचानक वृद्धि, आवाज़ का बदलना, शरीर के आकार में परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव आदि। जबकि नाखून में वृद्धि मनुष्य के जन्म से उसके ऊपर की उपस्थिति तक जारी रहता है, अतः यह यौवन आरंभ का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, गर्भ निरोधक उपकरण के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक अलावा शेष सभी कथन सत्य हैं। गलत विकल्प का चयन करें। इनमें से कौन सा गलत है उसको चुनना है। तो ये हो जाएगा, इनका कोई अनुषंगी प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं होता है। गर्भ निरोधक उपकरण का उपयोग गर्भावस्था के रोकने या उसमें देर के लिए किया जाता है जिसमें प्राकृतिक जनन प्रक्रिया अवरुद्ध होते हैं। अतः यह प्रक्रिया जनसंख्या के नियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बल मिल सकता है। जबकि प्रश्नानुसार विकल्प भी गलत है, क्योंकि गर्भ निरोधक उपकरण में उपयोग का अनुषंगी प्रभाव होते हैं। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है? तो कौन सा है? तो ये टेस्टिस, वास, फीडरेस, यूरेथा और पेनिस हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? तो ये अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर, अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर। गर्भ निरोधक गोलियां
अंडाशय से अंडों का मुक्त होने से रोककर जन्म नियंत्रण में मदद करती है। गर्भनिरोधक गोलियों में दो कृत्रिम हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अंड उत्सर्ग को रोकने का काम करता है। तो उसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर के अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। किशोर अवस्था बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच का चरण है। यह मुख्यतः 3 चरण को विभाजित है। प्रारंभिक किशोर अवस्था यानी 11 से 14 वर्ष, मध्य किशोर अवस्था 15 से 17 वर्ष, और तीसरा जो है उत्तर किशोर अवस्था 18 से 21 वर्ष है। किशोर अवस्था का विकास 2 स्तर दिखाई पड़ते हैं, एक क्रमिक विकास और त्वरित विकास। लड़कियां यानी कि या महिलाओं में प्रथम शारीरिक परिवर्तन स्तन विकास है। यह लक्षण लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। साथ ही अन्य परिवर्तन विकसित होते हैं, जैसे लड़कियों में मधुर आवाज़, लंबाई में वृद्धि, बालों का उगना, मुहासे युक्त तेलीय त्वचा, मासिक धर्म की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जो सालियत होकर खाली जगह बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? ये युग्मनज। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मज उत्पन्न करते हैं जो सालियत होकर युग्मनज बनाते हैं। नर युग्म उत्पन्न करता है तथा मादा युग्म उत्पन्न करते हैं, जैसे जो कि अंगुनित होते हैं। नर या मादा युग्म के संलयन के उपरांत युग्मनज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, माँ के गर्भ में बच्चा खाली जगह के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो किसके माध्यम से? ये बीजांडन के माध्यम से। माँ के गर्भ में बच्चा बीजांडन के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। अधिकतर गर्भवती महिला में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 युग्म के मिलने से बने युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाते हैं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के दो प्रतिरूप होते हैं। प्रत्येक माता पिता से एक प्रतिरूप आती है। लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया के 2 मुख्य चरण हैं, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे खाली जगह कहते हैं। तो ये मूत्र मार्ग कहते हैं। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, मूत्र मार्ग कहते हैं। यह लगभग 200 सेंटीमीटर लंबी नली होते हैं जो मूत्राशय से प्रारंभ होकर हमारे शीशन के पर मूत्रोजन छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। मादाओं में मूत्र मार्ग योनि के द्वारा मूत्र मांसपेशियों से जुड़ता है, जबकि मादा का मूत्र मार्ग यूरोजेनिक साइनस में खुली हो जाती है, तो खाली हो जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है तो कौन सा? तो ये नर युग्म को। ऐसे भ्रूणीय कोशिका जिसमें युग्मज विकसित करने की क्षमता होती है उसे जर्म कोशिका कहते हैं। यह मानव में 2 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? नर जर्म कोशिका, इसे चल कोशिका स्पर्म का निर्माण होता है, और मादा जर्म कोशिका, इससे अचल कोशिका या अंडाणु का निर्माण होता है। आगे, यदि खाली जगह शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो कौन सा? तो ये हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। अधिक लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। अन्य प्रजनन प्रक्रिया की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन तथा इस लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया से उत्पन्न संततियों में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन में दोनों युग्म अलग अलग संततियों से आते हैं तथा उनमें गुणसूत्र की अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके कारण संतति में नए लक्षणों का विकास होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन
में खाली जगह हैं तो क्या होते हैं, तो नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में कुछ भिन्नताएं इसमें दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। इसमें सिर्फ अलैंगिक जनन में इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक में इसमें 2 जीव नर एवं मादा भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीव में विविधता नहीं पाई जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीव में विविधता पाई जाती है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन नर एवं मादा युग्म का निर्माण होता है। इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है, लेकिन इसमें जनक एवं संतति केवल आनुवंशिक रूप से समान होने हैं, शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। आगे है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, तो इसका कौन सा है, तो यही विरेचन होते हैं। पुरुष में जनन तंत्र में प्राथमिक यौन अंग वृषण एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायक यौन अंग जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, शीशन, सहायक ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं कापर ग्रंथि होते हैं। पुरुषों में 2 अंडाकार वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशी युक्त लचीले वृषण खोल के अंदर होते हैं। सहजी उत्तक से बने पिंडकों से होते हैं। प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडलित शिशाणु शुक्राणु जनन नालिकाएं एक ढीले संयोजी उत्तक से निलंबित होती है। इन नालिकाओं के अंदर जनन एपिथेलियमी कोशिकाओं से शुक्रजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। आगे सिंगोमी कहलाता है। सिंगोमी क्या कहलाते हैं, सिंगोमी एक नर युग्म अंडज के भ्रूण कोश में अंड से संलयित होता है। तो नर एवं मादा युग्मकों का यह संलयन युग्म संलयन सिंगोमी कहलाता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो कौन सा, तो ये गर्भाशय तैयार करता है। महिलाओं में गर्भाशय नासपति के आकार की रचना है, जो उदर गुहा के निचले श्रेणी भाग में स्थित होती है। गर्भाशय के निचले संकरे भाग का ग्रीवा कहते हैं, जो योनि में खुलता है। गर्भाशय के प्रत्येक महीने रोज धर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप तैयार करता है। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे गर्भाशय खाली जगह के माध्यम से योनि में खुलता है। किसके माध्यम से, ये गर्भाशय ग्रीव के। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है, तो ये है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। मनुष्यों में निषेचन के लगभग 1 घंटे के बाद युग्मनज का विदलन प्रारंभ होता है, जो 4 दिनों में 4 बार सूत्री विभाजन के दौरान विभाजित होकर 16 कोर खंडों की एक गोल ठोस संरचना बनाती है। यह संरचना मारूला कहलाते हैं। यह गर्भाशय में पहुंचकर एक पोषक तरल से भरी हुई ब्लास्टोसिल बना लेती है। भ्रूण की इस प्रावस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसके बाहर की ओर पोषक स्तर ट्रोफोलास्ट होता है। निषेचन के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के ऊपर भाग में उसकी भित्ति में चिपक जाती है। इस समय उसकी बाह्य सतह से कुछ उंगली सदृश परिवर्तक निकलकर गर्भाशय भित्ति के अंत स्तर में घुसकर भ्रूण को गर्भाशय भित्ति से जोड़ देते हैं। यह क्रिया भ्रूण का रोपण होता है। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं, तो ये मूत्राशय। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसे पुरुष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार अखरोट के समान होते हैं तथा पुरुष में यह
मूत्राशय के नीचे तथा मूत्रनली के आसपास स्थित होते हैं। प्रजनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह ग्रंथि स्राव सक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती है जो फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होते हैं। आगे मानव शरीर में प्रोस्टेट एक खाली जगह है। तो क्या होते हैं? ये एक ग्रंथि होते हैं। आगे अंडाशय से सॉरी अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो किसके माध्यम से? ये डिंब वाहिनी के माध्यम से। अंडाशय के ग्राफियन कॉफलिकल से अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी यानी फैलिपियन ट्यूब में जाता है। फैलिपियन नली के दीवार की तरंग गति तथा म्यूकस के सिलिया द्वितीयक अंडक को नली में नीचे की ओर से खींचते हैं। मनुष्य या स्त्री में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी के ऊपर 1/3 भाग में होती है। आगे है भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ये गर्भनाल गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था में गर्भनाल का विकास होता है, जिसका प्रमुख कार्य गर्भ में पल रहे बच्चों को ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति करना है। यह पोषण मां के रक्त से प्राप्त होता है। गर्भनाल के बच्चों के विकास से प्रेरित करती है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है। गर्भनाल माँ और बच्चों को जोड़ने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो कौन सा काम किया जाता है? तो ये भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये उसका मुख्य कार्य होता है। आगे गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। कौन सा ऊतक है? ये प्लेसेंटा है। आगे मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो कौन सा? तो ये गर्भनाल प्राप्त करता है। आगे उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो उसका नाम क्या होता है? ये गर्भाशय होता है। वह अंग जहाँ भ्रूण विकसित होते हैं गर्भाशय कहलाते हैं। गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग है जो मासिक धर्म, गर्भधारण और प्रसव सहित कई प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। गर्भाशय केवल एक होते हैं और इसे बच्चेदानी यानी फुंब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसे होते हैं। यह श्रेणीबद्ध से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीव द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीव की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति 3 ऊतकों वाली होते हैं जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। वो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं बाहरी झिल्ली स्तर, जिसको परिगर्भाशय कहते हैं। मध्य मोटी झिल्ली स्तर, उसको गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। और आंतरिक ग्रंथिनल, उसको गर्भाशय अंत स्तर कहते हैं। आतर्व चक्र के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि वे गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेजी संकुचित होते हैं। आगे वृषण खाली जगह में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण खाली जगह में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो कहाँ पर? तो ये अंडकोश के थैली में वृषण अंडकोश के थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण के पुरुष के प्रजनन ग्रंथियां भी कहा जाता है। यह शुक्राणुओं का उत्पादन करती है। वृषण के उदर गुहा से बाहर रहना आवश्यक है क्योंकि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि उदर गुहा में अपेक्षाकृत ताप अधिक होती है। आगे निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो किस एक का निर्माण होता है? ये युग्मनज का। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्म एवं मादा युग्म के आपस में सम्मिलित से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मनुष्य में अंत निषेचन पाया जाता है।
मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा का अंडवाहिनी में होते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन से एक प्रजनन कोशिका है? इनमें से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है? तो ये युग्मक है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो इसका शुरुआत जो होते हैं रोज दर्शन यानी कि मासिक चक्र जिसको बोला जाता है उससे होते हैं। मादा में प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य में होने वाले जनन चक्र को आतक वक्र या मासिक धर्म कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव या रोज धर्म की शुरुआत यौवन आरंभ पर होती है, जिनमें इसे रोज दर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आंत्रवर्क 28 से 29 दिनों में की अवधि के बाद दोहराया जाता है, इसलिए यह एक रोज धर्म से दूसरे रोज धर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। प्रत्येक आर्तव चक्र के माध्यम में अंड उत्सर्ग होता है, तो उसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे मादाओं में अंडाणु उत्पादन की क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये अंडजन कहा जाता है, अंडजनन कहा जाता है। मादाओं के अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। मादाओं में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नालिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नालिका में अंगुनित नर युग्मनज अंगुनिज मादा अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित रचना बनाते हैं, जिसका युग्मनज कहा जाता है। इसमें नर एवं मादा के जीन का आधा हिस्सा उपस्थित होते हैं। आगे मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ पर होती है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में सम्मिलित होते हैं। मनुष्य में निषेचन खाली जगह में होता है, तो ये कहाँ पर निषेचन होते हैं? तो ये फैलोपियन ट्यूब में। आगे डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन खाली जगह होता है, तो कहाँ पर होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में। मनुष्य में नवजात शिशु के स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम खाली जगह प्रदान करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। आगे गर्भ निरोधक गोलियों में खाली जगह शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोन का गौण मिश्रण होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग होता है। ये गोलियां अनचाहे गर्भ और परिवार नियोजन के लिए आज भी सबसे सुरक्षित और विश्व भर में मान्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षक को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है, तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। प्रजनन ऊतकों का परिपक्वता होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति में खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? यौवन कहा जाता है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस अवस्था का यौवन या यौवनावस्था कहते हैं। यौवनावस्था किशोरावस्था तथा वार्षिकता के बीच की मनोसामाजिक तथा सामाजिक परिवर्तन की अवधि है। आगे खाली जगह उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं। गोनाड्स युग्म में सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो कौन सा होते हैं? तो ये किशोरावस्था है। आगे शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में प्रमाणित होती है? तो कौन सा? ये निषेचन होते हैं। शुक्राणु और युग्मक के संयोग से निषेचन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है। युग्मक यूकेरियोटिक प्रकार के जनन कोशिकाएं हैं, जिसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है।
पुरुष के जनन कोशिका को शुक्राणु तथा स्त्रियों का जनन कोशिका का अंडाणु कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। शुक्राणुओं का निर्माण खाली जगह में होते हैं। तो कहाँ पर? ये वृषण में होते हैं। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका में निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर विषाणु कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। आगे, पुरुषों में वृषण कोशीय शरीर के बाहर क्यों होता है? तो ये क्यों होते हैं? तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो दोनों पैरों के मध्य शीशन के दोनों ओर लटकते रहते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, जिस त्वचा का थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे वृषण कोश कहते हैं। चूँकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है, इसलिए ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना की दृष्टि से वृषण एक अंडाकार रचना है जो पेरिटोनियस नामक झिल्ली से घिरी रहती है। इसमें बहुत सारी शुक्रजनन नालिकाएं पाई जाती है। शुक्रजनन नालिका के बीच अंतरालीय कोशिकाएं पाई जाती है। आगे, पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? पुरुषों में अंडकोश कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। खाली जगह बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है इसमें से? ये भ्रूण पोष कहते हैं, भ्रूण पोष। आगे, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु के शरीर में ले जाता है। तो इसका नाम क्या है? शुक्रवाहिका। उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर से ले जाती है। शुक्राणु की शुक्रजनन नालिकाओं वृषण नलिका के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृक्क में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। आगे, शुक्राणु अस्थायी रूप से खाली जगह में रखे जाते हैं। तो कहाँ पर? तो अधिवृक्क में। परिपक्व होने वाले शुक्राणु शुक्रजनक नालिकाओं से निकलकर अधिवृक्क में आते हैं। शुक्राणुओं के परिपक्व होने तक ये अधिवृक्क में जमा होते रहते हैं, जहाँ इन्हें पोषण मिलता है। जब शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो स्वखनील वाहिकाओं द्वारा शुक्रवाहिकाओं में प्रवेश करते हैं। यहाँ लगभग 30 दिनों तक जीवित रहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है? तो कौन सा है? तो ये शुक्रवाहिका। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं प्रजनन कहलाता है। जीव के प्रजनन में भाग लेने वाले अंग को प्रजनन अंग कहते हैं। प्रजनन अंग जो हैं ये पुरुष और महिला में दोनों में अलग अलग होते हैं। वृषण एवं वृषण कोश इसमें होते हैं, शुक्रवाहिका होते हैं, शुक्राशय होते हैं और शिशन होते हैं। और वहीं महिलाओं में अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी होते हैं, गर्भाशय और योनि होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी महिला जनन अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये अंडाशय यानी ओवरी, अंडाशय नहीं होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका। आगे, खाली जगह में मांसपेशियों के लंबवद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो किससे? तो ये गर्भाशय के मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित होने तथा इससे विकास के लिए स्थान प्रदान करना है। इसके साथ आगे चलकर गर्भाशय की मांसपेशियों में लयबंध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चे पैदा होता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो किसमें? तो ये अंडाशय यानी ओवरी में।
मादा रोगाणु कोशिकाएं अंडाशय में निर्मित होते हैं। मादा जनन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी करते हैं। लड़की के जन्म के समय से ही ये कोशिकाएं अंडाशय में परिपक्व अवस्था में पाई जाती है, जो यौन अवस्था के आरंभ होते ही परिपक्व होने लगते हैं। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे ग्राफियन फुटक की गुहिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कोठर यानी एट्रम। ग्राफियन फॉलिकल यानी डिम्बाशय की गुहिका को एटुम यानी कोठर कहते हैं। एटुम कोठर शरीर के भीतर एक पक्ष या गुहिका होते हैं। आगे भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण प्रणाली के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में अपना पोषण प्राथमिक अंडाणु के द्वारा लाए गए पोषण द्रव्य से पाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है खाली जगह के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो किसके द्वारा? ये शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। मानव में नर जननांग का नाम वृषण है और यह वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कार्य शुक्राणु उत्पन्न करना तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव कर उसे पोषण प्रदान करना होता है। आगे इनमें से क्या एक नर जनन अवयव नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो नर प्रजनन अवयव शरीर के श्रेणी क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत प्रोस्टेट ग्रंथि यानी पुरस्थ, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृक्क, अंडकोश की थैली आदि सभी नर प्रजनन अवयव सम्मिलित हैं, जबकि गर्भाशय, ग्रीव, अंडाशय, ओवरी, गर्भाशय, यूटरस इत्यादि स्त्री प्रजनन अवयव हैं। तो उसका राइट हो जाएगा बी नंबर। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। आगे भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है, इस तंतु को भ्रूण नाल कहा जाता है। भ्रूण नाल की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त करता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे अंडे के अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो बीजवाहिका द्वारा। अंडे के अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। अंडवाहिका मादा जनन अंग का नलिकार भाग है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह अंडाणुओं का वहन करते हैं, अर्थात यह अंडाणुओं का गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो कौन सा? तो ये फॉलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो गर्भधारण के प्रथम चरण होता है। फॉलोपियन ट्यूब का एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर खुलता है। यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करता है। आगे उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहते हैं गर्भ कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। यह महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। एक बार कॉपर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर युग्मनज और गर्भाशय की दीवारों के बीच बाधा के रूप में कार्य करने लगता है, जिसे महिलाएं गर्भधारण से बचा जा सकती है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे नर प्रजनन तंत्र कौन सा अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो कौन सा? तो ये शुक्राणु पाए जाते हैं। मनुष्य में नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु की मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष प्रजनन कोशिका होती है, जिसका मुख्य कार्य महिला प्रजनन कोशिकाओं के साथ मिलकर जागोट का निर्माण करना होता है। आगे प्रसव पीड़ा
प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? ये गर्भाशय। प्रसव पीड़ा गर्भाशय भित्ति की दीवारों में संकुचन के कारण होते हैं। आगे परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? तो ये होते हैं वृषण में। पुरुषों के शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होते हैं। शुक्राणु का कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका के निषेचित करता है। आगे माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग खाली जगह महीने लगते हैं। तो कितने महीने होते हैं? तो ये 9 महीने होते हैं। सामान्यतः गर्भधारण की तिथि से 9 माह की समयावधि बच्चे का विकास के लिए उपयुक्त होता है, किंतु अपवादिक परिस्थितियों में यह समयावधि घट या बढ़ सकती है। आगे है खाली जगह परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो किस पे? ये निषेचन में 2 युग्मक कोशिका लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मनज या जाइकोसाइड कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। आगे मनुष्यों में निषेचित अंडा खाली जगह के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो किसमें? तो गर्भाशय में। मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होते हैं। निषेचन के बाद बना युग्मनज गर्भाशय भित्ति से आकर जुड़ जाता है, जिसे आरोपण या अंत आरोपण कहते हैं। कुछ समय के बाद गर्भाशय की भित्ति एवं भ्रूण के मध्य एक डिस्कनुमा विशिष्ट ऊतक विकसित होता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसी के द्वारा भ्रूण एवं मां के बीच ऑक्सीजन एवं अवशिष्ट उत्पाद का आदान प्रदान होता है। आगे निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? किसमें होते हैं? ये गर्भाशय में। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो किस कारण बहता है? तो गर्भाशय की परत के टूटने फूटने पर। गर्भाशय की परत के टूटने पर। आगे प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले भिन्नताएं खाली जगह हो सकती है। क्या हो सकती है? वंशागत हो सकते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत होती है। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। माता पिता के वंशागत लक्षणों के संतान में जाने के बावजूद कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं, इन्हें भिन्नताएं कहते हैं। आगे नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खाली जगह में होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? ये वृषण में होते हैं। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका को निषेचित के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का उत्पादन या निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। आगे हैं नर और मादा युग्म आपस में मिलकर खाली जगह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं। नर और मादा युग्म को युग्मनज द्वारा बनी कोशिका युग्मज या युग्मनज कहलाते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यह भ्रूण में विकसित होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मूत्र मार्ग। पुरुष प्रजनन तंत्र में मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों ले जाता है, हालांकि ऐसा अलग अलग समय पर होता है। आगे विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोशिका का आकार घटता है। इसमें कोशिका का आकार क्या होता है? घटता है। विदलन की क्रिया युग्मनज में होते हैं। इसमें अंतरावस्था बहुत छोटी होती है। अंतरावस्था में केवल एनडीए का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था में कोशिकाएं वृद्धि नहीं करती है। जैसे जैसे ब्लास्टोमर्स की संख्या में वृद्धि होती है, वैसे ही कोशिका का आकार छोटा होता जाता है। विदलन में न्यूक्लियर कोशिका द्रव अनुपात बढ़ता जाता है। आगे हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाले स्राव
खाली जगह में प्रवेश करता है। किसमें? तो ये मूत्र मार्ग में। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है, जो उनके प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। पौरुष ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होता है। मूत्र मार्ग सूत्र के मूत्राशय से लिंग के रास्ते निष्कासित करता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे निषेचित अंडा युग्मज खाली जगह की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो किसमें होते हैं? तो ये गर्भाशय में। नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु का सफल मेल निषेचन कहलाता है। मनुष्य के निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु के साथ पुरुष के शुक्राणु मिलन होता है, जिसके बाद ही स्त्री के गर्भाशय में निषेचन से युग्मनज बनता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास इसी निषेचित अंडे से होता है, जो बाद में एक शिशु का रूप ले लेता है। आगे उस भाग का पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो उसका भाग क्या है? यही वृषण। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश वृषणों का तापमान के 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वृषण नालिका अंदर एक लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नालिकाएं होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजनक नालिका के भीतर भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से विस्तारित होते हैं, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं और एस्ट्रोडली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि एस्ट्रोडली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं के पोषण प्रदान करती है। आगे हैं शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे खाली जगह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मूत्र मार्ग। पुरुषों में शुक्रवाहिका का एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जो मूत्राशय से होकर आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे कुछ महिलाओं में कुछ समस्याएं के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है। उसे खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विट्रो कहा जाता है। परकनली निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया, जिसमें किसी महिला को अंडाशय से अंडे निकालकर उसका निषेचन परकनली में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिलाओं से गर्भाशय में रखा जाता है। यह महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब महिलाओं में किसी कारणवश गर्भ नहीं ठहरता है। आगे परकनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं ट्यूब के निषेचन परकनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान खाली जगह होता है। क्या होता है? तो इसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग। युग्मकों का प्रजनन कोशिका भी कहा जाता है। इसमें किसी जीव के सामान्य शारीरिक कोशिकाओं को तुलना में सिर्फ आधी मात्रा में ही डीएनए पाया जाता है। यह गुणसूत्रों की आधी संख्या ही मौजूद होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या होता है? ये अंडा होता है। तो बस अब यहीं तक हम आज का वीडियो रखते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप लोग का काम का है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।